प्राइवेट मार्केट यार्ड है, सब यार्ड है, उनसे भी हम जो है मार्केट फीस कलेक्ट करेंगे। अगर किसान सीधी फसल बेचेगा तो भी आप तो फिर कैसे? अगर वो बायर को बेचेगा तो नहीं, लेकिन साथ ही मैं ये कह देना चाहता हूँ, जहाँ हाल ही में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ये कहा है कि एपीएमसी किसी भी प्रकार से बंद नहीं होगी, तो मैं तो ये भी इस पक्ष में भी हूँ कि अगर ये लगता है कि एपीएमसी की इनकम खत्म भी हो रही है, कम हो रही है, फिर भी सरकार जो है ग्रांटेड रेट दे सकती है, और 10 करोड़ रुपया तो अभी हमको ग्रांटेड मिल ही रहा है, और मुश्किल से जो है 50 करोड़ के आसपास पूरे प्रदेश में मार्केट बोर्ड और एपीएमसी की जो इनकम है, तो एपीएमसी को बचाए रखना ये सरकार का काम है। और इसमें सरकार, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया है किसी प्रकार से एपीएमसी के यार्ड भी चलेंगे, और इससे होगा क्या कि किसानों और बागवानों को प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बायर बढ़ेगा, और उससे कंपटीशन बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर किसानों और बागवानों को चाहे फसल कितनी भी अधिक होगी उसके बावजूद भी ठीक दाम मिलेंगे। मतलब कुल 70 लाख की हिमाचल की आबादी है, 90% लोग जो हैं गांवों में रहते हैं और ज़्यादातर का जो काम है वो खेती बाड़ी ही है। तो आपका कहने का अभिप्राय ये है कि उनको इस विधेयक का लाभ ही होगा? ये जो विधेयक आया है किसानों और बागवानों के लिए निश्चित तौर पर इतना लाभकारी होगा कि जब हमारी फसल ज़्यादा होती है तो उसके दाम कम होते हैं। और आपने देखा होगा बार बार कि ये प्रश्न भी उठता है कि लद्दानी और आढ़ती आपस में मिल गए, इसलिए रेट डाउन हो गए। अच्छा, अब बिचौलिए तो खत्म हो जाएंगे? कुल मिलाकर के सीधी फसल जो बायर है जी, जो खरीदार है वो सीधा किसानों के पास पहुंचेगा, और जो बीच के जो 3-4 स्टेप्स थे वो जब खत्म होंगे तो निश्चित तौर पर उनको अपनी जो प्रोड्यूस का उसका बेहतर दाम मिलेगा, और शायद इसका उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। निश्चित तौर पर जी, किसानों को भी फायदा होगा, उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा, और साफ तौर पर पहली बार पूरे देश के अंदर किसान और बागवानों को ये लाभ मिलने वाला है कि उनका कहीं का भी बायर उनके खेत से प्रोक्योर कर सकता है, उनको लेबर देने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन से वो बच जाएंगे, बाकी सारी कमीशन से वो बच जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो उनकी आमदन बढ़ेगी। और आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर ही जो हमारे ये फसल है इसके रेट जो बढ़ने वाले हैं। तो मतलब परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो कई बार परिवर्तन जो सकारात्मक होता है उसको देख के थोड़ा सा मन में कुछ आशंकाएं होती हैं। तो आपके कहने का मतलब जो भी ये है कि कहीं उनकी ज़मीन जो है वो कंपनियों के वो ना हो जाए, कहीं एमएसपी ना खत्म हो जाए, कहीं मार्केट कमेटियाँ ना बंद हो जाए, ये सिर्फ उनमें एक गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। आपका कहने का अभिप्राय यही है? कुल मिलाकर जो ये तीनों बिल देश की सरकार ने जो लाए हैं, तीनों बिलों का देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन नुकसान किसे है? नुकसान उस विपक्ष को है जब 2-3 साल बाद अगली साल को किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे, तो जो हमारा विपक्ष है उनको लगेगा कि वो 70 साल में ये फैसिलिटी किसान और बागवानों को नहीं दे पाए। आप ध्यान से देखेंगे तो जो कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो थे उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया था, लेकिन ऐसा ऐतिहासिक कदम लेने के लिए जो है दृढ़ इच्छा शक्ति थी, बिल्कुल ये सरकार वो में उनमें जो नहीं थी। मंत्री बैठे हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी में ये दृढ़ शक्ति है कि उन्होंने पूरी मार्केटिंग चेन को बदल करके जो किसानों का मूवमेंट अपनी फसल तैयार करने के बाद देश की मंडियों की तरफ रहता था, इन बिलों के आने के बाद देश के जो व्यापारियों का, जो देश के हमारे बायर्स है, उनका मूवमेंट किसानों के खेत की तरफ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन बिलों में बिल जो कानून बन चुके हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। अगर हम दूसरे अधिनियम की बात करें, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी बुला सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा बीच में हालांकि हो चुकी है, तो इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या मुख्य प्रावधान है? ये जो बिल हमारे पास आया है जी, किसानों और बागवानों को इस बात की सहूलियत मिलेगी कि वो किसी कंपनी के साथ, किसी बायर के साथ अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और उससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ही उसकी सिक्योरिटी, उसके दाम की उनको मिल जाएगी। बिल्कुल। इसमें मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, अगर मान लीजिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब फसल उसको लगता है कि भी इतने की बिकेगी, सपोज 50
500 रुपए की बिकेगी, लेकिन जब मार्केट में आती है तब उसका दाम मान लो 700 रुपए है, तो उसको घाटा नहीं पड़ेगा। जहां दूसरी तरफ ये भी है कि अगर वो कम में होगा तो पूरे में लेनी पड़ेगी। इस पे थोड़ा सा कुछ किसानों में भ्रम है। इस भ्रम करने की आवश्यकता नहीं। इस बिल में साफ लिखा है जी। कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो रेट होगा, जी एट द टाइम और डिलीवरी अगर वो रेट बढ़ेगा तो उसका 50% जो है किसानों को देना पड़ेगा। ये इस बिल में साफ और अगर लिखा है। कम होगा तो अचानक कम भी हो सकता है, अगर वो कम किसान को फायदा होगा तो फिर एग्रीमेंट का रेट पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये इस बिल में साफ लिखा जी है। जी, जो किसानों के मन में सवाल है, नहीं, ठीक हम चाहते हैं कि वो आपके माध्यम से सारे स्पष्ट हों ताकि मन में कोई आशंका ना रहे। इसलिए ये सवाल जो हैं करने लाजमी हैं। तो अगर उसकी बात करें, एसेंशियल कमोडिटीज जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन हुआ है, उस संशोधन से कुछ किसान ये कह रहे हैं कि अब पहले एक सीमा तय की हुई थी कि इस सीमा तक आप जो हैं कोई भी खरीद फरोख्त की जा सकती है, लेकिन वो सीमा हटा दी गई है। इससे कालाबाजारी बढ़ने का कहीं नहीं लगता आपको कि कोई आशंका हो सकती है? देखो, जहां तक काला बाजारी की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। जी 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 और ये सरकार का फर्ज भी है कि उसको बैलेंस करे। जी। और उस बैलेंस को करने के लिए सरकार नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। सरकार उसके लिए कभी भी सक्षम है। लेकिन जो ये अमेंडमेंट बिल, जो अमेंडमेंट हमने की है इस बिल में, कुल मिलाकर के पहले कोई भी जो हमारी कंपनी आती थी, कोई भी जो क्रय करने वाला आता था, उनकी एक लिमिट थी। और उसके बाद सपोज करो किसी ने प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, हाँ जी। किसी ने सीए स्टोर लगाना है, प्रोसेसिंग प्लांट की मशीनरी वो करोड़ों रुपए में आती है, हाँ जी। लेकिन उसके ऊपर एक तलवार लटकी थी कि इससे ज्यादा वो प्रोक्योर नहीं करेगा। और कुल मिला के जब ये रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दी, तो जो, क्योंकि किसान एक ही सेक्टर ऐसा है किसान जिसकी फसलों का साइंटिफिक तरीके से अभी तक सिस्टम बना नहीं है। तो कुल मिला के हमको इसमें ये जो बिल है, निश्चित तौर पे किसानों की जो फसल है, क्योंकि दिक्कत ये है कि एक सीजन में 2-3 महीने के अंदर ये फसल निकल जाती है, उस वक्त डिमांड कम हो जाती है। और जब ये फसल सस्ते भाव में बिकती है तो डिमांड इसकी बढ़ जाती है। अगर इसका स्टोरेज होगा, निश्चित तौर पे डिमांड जब आएगी तो निश्चित तौर पे किसानों और उस बागवानों उसका लाभ होगा। और इस बिल में प्रोविजन किया गया है कि अकाल पड़ने पर या फसल कम होती है तो ये जो एक्ट का प्रोविजन है ये लागू नहीं होगा। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी। हिमाचल में मुख्य तौर पर जो है एप्पल की फसल बहुत होती है, सेब की फसल बहुत होती है, और फ्रूट्स भी होते हैं दूसरे भी, और सब्जियां वेजिटेबल्स भी होती हैं। तो एप्पल मार्केट को, मेन मार्केट हिमाचल की यही है। इन तीनों अधिनियमों का क्या लाभ होने वाला है? जहाँ उनके इसके इन बिलों के बारे में, इन अधिनियमों के बारे में जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनके मन में जो आशंकाएं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक एप्पल ग्रोवर्स का सवाल है जी। तो ये जो 3 बिल है, मुझे लगता है इन तीनों बिलों का बहुत बड़ा फायदा हमारे ग्रोवर्स को होने वाला है। जी। जैसे अभी तक यद्यपि जो एपीएमसी की मंडियां थी और प्राइवेट मार्केट यार्ड, ये दोनों अभी काम कर रहे हैं। आप चाहो तो हमारी पराला मंडी में सेब बेच लो। आप शिमला चाहो और तो किन्नौर में कुल कितनी मंडियां हैं? पूरे प्रदेश में तो 66 हैं शायद। तो जो ये सबसे बड़ी है एपीएमसी, तो यहाँ कुल कितनी अंदाजा होगी जी मंडी? कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारी जो 13 मंडियां है जी। अभी तक वो वर्किंग में है। ये जो और- एप्पल्स वगैरह की एमएससी के जी, माध्यम जी। से और निश्चित तौर पे अभी 27 तारीख को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जी यहाँ पर शिमला किन्नौर में 130 करोड़ रुपए की जो शिलान्यास किए हैं, और जल्दी ही इस मंडियों को हम एक्सपेंड करने वाले हैं। जहाँ तक आपने मुझे कहा, इस बिल के आने के बाद जी जो बायर जिसका यहाँ लाइसेंस नहीं था, वो यहाँ पर सेब किसानों से नहीं खरीद कर सकता था। उसकी कंपल्शन थी कि उसको जो है लाइसेंस ट्रेडर- लेना पड़ता था। नहीं, आढ़तियों से ही सेब खरीदना पड़ता था। अच्छा। और आढ़तियों को उनको कमीशन पे करनी पड़ती। अब आड़तियों का बीच में भूमिका अब खत्म हो कोई जाएगी। भी बायर अगर चाहे तो किसी के बगीचे पे जाकर वो सेब खरीद सकता है, और निश्चित तौर पर उससे किसानों को अच्छे दाम मिलने वाले हैं। अच्छा नरेश शर्मा जी, एक सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है कि कोई भी जो खरीद करने वाला है वो किसान के बगीचे में जाके सौदा कर सकता है। अगर किसान ये चाहे कि जो मेरे पास आया है खरीदने के लिए उसमें वो दाम नहीं दे रहा जो मिलना चाहिए, तो क्या किसान भी बाहर जाके सौदा कर सकता है, कहीं दूर
किसी व्यापारी के साथ, और अगर उसको दूर जाना पड़ेगा, सपोज हिमाचल का शिमला का किसान जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, या उसको लगता है मुंबई में रेट ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो तो बड़ा किसान ही जा पाएगा, छोटा किसान तो जा नहीं पाएगा। ऐसे में मतलब क्या आपको लगता है इसका क्या कुल मिला के यहाँ बहुत बढ़िया ऑप्शन है। किसी को लगता है मेरा खेत में मुझे सेब बेचना तो वो बेचे, नहीं तो यहाँ एपीएमसी की यार्ड है। यहाँ वैसे तो ज्यादातर तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ प्राइवेट जो मार्केट किसानों के मन में सवाल हैं वो, यहाँ लोकल हमारी मंडियाँ बहुत अच्छी है। और लास्ट ईयर 1,25,00,000 बॉक्स हमने एपीएमसी की यार्ड में बेचे हैं, जी और 1,33,00,000 बॉक्स जो है शिमला और किन्नौर के अंदर ही प्राइवेट मार्केट यार्ड में बिकी। जी, जो ऊपरी हिमाचल है वो सेब की फसल के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुल कितना, आप अगर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, कुल कितना जो कारोबार है सेब जो है वो पूरी फसलों में करते हैं, कितने प्रतिशत, कितने करोड़ का हर साल, और बाकी फसलों का क्या है, और कितना बढ़ने की आपको लगता है कि इससे क्या कितना बढ़ सकता है? कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में 5,000 की आर्थिकी सेब की ही है। 5,000 5,000 करोड़ करोड़ की की आर्थिक सेब पर निर्भर है हर साल। निश्चित तौर पर। और इन 3 अधिनियमों के बाद ऑक्सीजन जो वेजिटेबल है वो हम लोग, हमारे किसान और बागवान भाई उत्पाद करते हैं जब पूरे देश में कहीं भी सब्जी पैदा नहीं होती है जी। और यहाँ तो वैसे भी अगर हम बात करें, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं, खासतौर पर लाहौल स्पीति, लाहौल का तो आलू जो है वो काफ़ी बढ़िया गुणवत्ता का माना जाता है, क्योंकि ना वहाँ पेस्टिसाइड यूज़ होता है ना कुछ होता है। तो इनकी इस तरीके की फसलें जो खास एरियाज में होती हैं वो उनकी एक अलग ही महत्वता है। हिमाचल प्रदेश का सेब, हिमाचल प्रदेश की ऑक्सीजन जो सब्जी है वो पूरे देश में विख्यात है जी। और अब पूरे देश के जो बायर है वो स्वतंत्र है कि वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लें, वो चाहे तो हायर साइड में स्टोर कर लें जी, और वो चाहे तो किसानों और बागवानों के बगीचों से प्रक्योर कर लें। जी। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आपका मैं जवाब सुनूंगा। हालांकि ये विधेयकों से, अधिनियमों से सीधा सीधा जुड़ा नहीं है। अभी जो रोहतांग टनल जो है, जो अटल टनल रोहतांग भी शुरू हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब आएंगे 3 अक्टूबर को, उद्घाटन करेंगे। तो वो जो लाहौल का एरिया था, जो लाहौल वैली थी, उसमें भी जैसे आलू हो गया, बाकी और वहाँ की फसलें थी, वो मुख्यमंत्री जी का आज ये कहना था कि वो जो है वो पूरे बाकी देश के हिस्सों तक जा पाएंगे और वहाँ भी काफ़ी लाभ होगा किसानों को। और विधेयकों का और ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो विकास हो रहा है, तो इससे किसानों की आय जो दुगनी करने का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार ने रखा है, और आत्मनिर्भर किसान बनाने का जो लक्ष्य है, ये 3 विधेयक क्या उसमें अपनी भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे और विकास जो है ये दोनों मिलकर ये कर पाएंगे? जहाँ तक रोहतांग टनल का सवाल है तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था और निश्चित तौर पर ये सपना पूरा भी हो रहा है जी। और जहाँ तक इस टनल का सवाल, निश्चित तौर पर लाहौल देश के बाकी हिस्सों से लंबे टाइम तक कटा रहता था। बिल्कुल सही बात। 5-6 महीनों के लिए जी, किस प्रकार से आती थी, किस स्थिति में आती थी। फसलें तो एक तरफ अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसको हेलीकॉप्टर से लाना पड़ता था, 6 महीने के लिए बंद हो जाता था बर्फ देश के कारण। के बाकी हिस्सों से वो लगातार कनेक्ट रहेगा, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है जी। इसमें तो कोई प्रश्न क्या। तो वहाँ जो है एक किसानों को भी एक जो कह सकते हैं कि उनको भी अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा और उनकी फसल जो है दूर दूर तक पहुँच पाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है, यातायात एक बड़ा माध्यम होता है अपनी कोई भी प्रोड्यूस, कोई भी फसल, कोई भी चीज़ लोगों तक, उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपका कहने का अभिप्राय है कि ये, तो आपको क्या लगता है इनके दूरगामी परिणाम होंगे? कुछ किसानों में जो भ्रम है वो क्यों है फिर, मतलब इनके थोड़ा सा समय लगेगा इन जो अधिनियमों के सकारात्मक परिवर्तन देखने में? मेरा ये कहना है कि जहाँ तक भ्रम का सवाल है, किसानों के भ्रम का सवाल है, बहुत भ्रामक प्रचार इसमें किया जा रहा है जी। और प्रदेश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने साफ शब्दों में कह दिया गया है, ना एपीएमसी बंद होगी ना एमएसपी बंद होगा। जी बिल्कुल। और इन सब चीजों के बाद जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के बड़े व्यापारियों का, कंपनियों का समय की पाबंदी है, खेतों की तरफ कर दिया और इसका बहुत बड़ा लाभ। बिल्कुल नरेश शर्मा जी, आपने अपनी बात को बड़े ही अच्छे शब्दों में रखते हुए किसानों में पैदा भ्रम को दूर करते हुए जो इसकी अच्छाइयाँ हैं इन तीनों अधिनियमों की वो सामने रखी। एपीएमसी के आप सबसे बड़ी हिमाचल की जो मार्केट कमेटी है उसके चेयरमैन हैं किन्नौर और शिमला के। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।